हेलो एस्पिरेंट्स, क्लास एमएट एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप हमारे चैनल पर देख पा रहे होंगे कि हमारी जो जीएस की सीरीज़ है वो लगातार चल रही है और उसमें अभी तक हमने जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस, हमारा चौथा सब्जेक्ट साइंस में बायोलॉजी का लेक्चर बचा हुआ था और हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के बाद हम बायो की बात करेंगे, क्योंकि आप समझते हैं, आप जाके पीवाईक्यू देखिए या कि कोई पेपर उठाइए, आप देखेंगे कि साइंस में बायोलॉजी का जो सेक्शन है वो उन दोनों की अपेक्षा इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि प्योर साइंस में क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। क्यों? इसका रीज़न क्या है? पहली बात तो क्या है कि मानव जीवन से डिजीज के बारे में हो गया, विटामिन के बारे में हो गया, या कोई नई दवा बन रही है उनसे रिलेटेड, तो वहाँ से क्या होता है कि इसका वेटेज बढ़ने लगता है इसका। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बायोलॉजी का आप पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल का पेपर उठा के देखिए, बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। इसलिए हम इस टॉपिक को, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री को अच्छे से किया ही है, इसको और बेहतर और कंसंट्रेटेड तरीके से करेंगे, क्योंकि इससे जो आने के चांसेस है वो कहीं ज़्यादा है। ठीक है, उनका वेटेज कम नहीं है, ऐसा नहीं कहने का पर्पज है कि फिजिक्स केमिस्ट्री कम है, बट जब आप तीनों को तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे आपस में, तो बायोलॉजी का जो वेटेज है वो पेपर में आपके अच्छा खासा पूछा जाता है। तो आज हम बायोलॉजी के बारे में, अच्छा बायोलॉजी चूंकि एग्जाम नजदीक है तो हम उन टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे जहां से क्वेश्चन सीधे आते हैं, जैसे विटामिन, डिजीज, ऐसी चीजों से ना सीधा क्वेश्चन आता है। कौन सा रोग किस विटामिन की कमी कारण होता है, प्रोटीन की कमी कारण कौन सा रोग होता है, या किस विटामिन को क्या बोला जाता है, कौन सा विटामिन जल में घुलता है या वसा में घुलता है। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे कि मानव जीवन के लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है, और विटामिन क्या होता है, इसकी अवधारणा कहाँ से आई, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए और हम शुरू करते हैं अपने आज के चैप्टर विटामिन पोषण पे। देखो, जीव विज्ञान के बारे में आपको मैं बता दूं, बायोलॉजी, जीव विज्ञान का अर्थ क्या होता है? जीव विज्ञान का अर्थ है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाए। इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी। बायो मीन्स जीवन या जीव, लॉजी मीन्स स्टडी, स्टडी ऑफ लाइफ। तो जीवों का अध्ययन ही क्या है? जीव विज्ञान है। तो इसमें आज का हमारा टॉपिक है विटामिन एंड पोषण, अर्थात विटामिन एंड न्यूट्रिशन या विटामिन एंड न्यूट्रिशन दोनों बोलते हैं इसमें। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे शरीर के लिए कुछ ऐसे तत्व हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट। हमारा शरीर आखिरकार किससे मिलकर बना है? कुछ तत्वों से ही तो मिलकर बना है। जल है, खनिज लवण है, प्रोटीन है, प्रोटीन से हमारी कोशिकाएं बनी हुई हैं। हाँ, ऐसी सारी चीजों से हमारा शरीर बना हुआ है और समय समय पे वो सारी चीजें हमारे शरीर को चाहिए, तो वो पोषण के रूप में ले हमें जो चाहिए उन्हीं के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो ऐसे जो न्यूट्रिशन है हमारे शरीर के अगर दृष्टि से देखा जाए तो 7 न्यूट्रिशन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 प्रमुख पोषक पदार्थ, जो 7 प्रमुख पोषक पदार्थ हैं, हमें उनके बारे में स्टडी करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोषक पदार्थ हैं ये 7, जो कि मानव जीवन के लिए, इस शरीर के क्या कहते हैं, प्रोसेस करने के लिए, डेवलप करने के लिए, सस्टेन करने के लिए जरूरी है। वो ये 7 प्रमुख पोषक पदार्थ हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि 7 कौन कौन से हैं। तो देखो, 7 में कौन सा है? एक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, देखो हमें क्या क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए ना, तो जो ऊर्जा का सोर्स होता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। हमें चाहिए वसा, लिपिड्स जिसे कहते हैं वसा, ये भी क्या हमें देता है? ये भी हमें ऊर्जा देता है। तो वसा में जैसे हम लोग घी खाते हैं, ऑयल खाते हैं, ये सब चीजें क्या है? ये हमें ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि मैंने मान लीजिए आलू खा लिया तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स है, तो ये चीजें क्या हमें देती है? हमें ऊर्जा देती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, 2 हो गए, अब इसके आगे क्या है? तीसरा है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन हमारी, देखो प्रोटीन से ही हमारे शरीर की कोशिकाओं का
निर्माण होता है। तो शरीर का जो निर्माणात्मक पदार्थ है ना, वो क्या है? प्रोटीन है। तो पहला कौन सा? कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा लिपिड्स, तीसरा प्रोटीन। अब वाटर, ये तो आप जान ही रहे हो, जल ही जीवन बोला जाता है, तो वाटर तो चाहिए ही चाहिए। बिना वाटर के तो कोई भी जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है हमारी बॉडी में हो ही नहीं सकती बिना वाटर के। तो वाटर चाहिए। तो पहला कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, वाटर, फिर आता है आपका मिनरल्स, ठीक है, खनिज पदार्थ में ये सब क्या होते हैं? वाटर और मिनरल में उपापचयी क्रियाओं का रेगुलेशन करते हैं। जो आपके अंदर फंक्शनिंग होती है उसका रेगुलेशन वाटर, मिनरल्स और विटामिन के द्वारा होता है, ठीक है। इन तीनों के द्वारा क्या होता है? जो हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, प्रक्रियाएं होती हैं, उसका रेगुलेशन किया जाता है, ठीक। और एक होता है न्यूक्लिक एसिड। तो कुल मिलाकर कितने हो गए आपके? 7, ठीक है। 7 पोषक पदार्थ हैं जो मानव शरीर के विकास के लिए, सस्टेन करने के लिए और उचित रूप से पूरा शरीर कार्य कर सके उसके लिए जरूरी है। क्या है? 7 पोषक पदार्थ। कौन कौन से? एक बार देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स एंड न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन, ठीक। यहां तक हमने देखा कि क्या जरूरी है। हमें पता है कि ऊर्जा के लिए हमारे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स है, प्रोटीन शरीर के लिए है, वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन किसके लिए है? उपापचयी क्रियाओं के लिए। तो आप इस 7 को नोट करिए, फिर हम चलेंगे विटामिन पे, क्योंकि विटामिन से देखिए ना क्वेश्चन बहुत पूछता है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है। और जो अमीनो एसिड्स, देखो जो न्यूक्लिक एसिड वगैरह होते हैं, ये 7वां है आपका, न्यूक्लिक एसिड 7वां। तो 7 पोषक पदार्थ हो गए आपके, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने 7 को नोट कर लिया होगा, क्या किसकी फंक्शनिंग है उसको आपने देख लिया। अब हम चलेंगे विटामिन के बारे में, क्योंकि एग्जाम में विटामिन से आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं विटामिन की, ठीक। अच्छा, विटामिन से पहले एक चीज, पोषण की बात आई है तो ये मैंने टॉपिक लिख रखा है दूध, मिल्क। ये मैंने क्यों लिख रखा है, इसका कुछ तो होगा। देखिए दूध क्या है ना, दूध को हम संपूर्ण आहार के रूप में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि दूध एक संपूर्ण आहार है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए दूध में ना बहुत सारे ऐसे तत्व मिलते हैं जो कि हमारे पोषण के लिए जरूरी है। तो दूध से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनते हैं, और दूध में मिठास क्यों होती है, दूध का रंग सफेद किस कारण होता है, दूध का रंग पीला किस कारण होता है, और दूध को हम पचा कैसे पाते हैं, उसकी चीज के बारे में समझते हैं। तो देखो दूध का जो मिठास है ना, दूध में जो मिठास है वो उसमें एक लैक्टोज शर्करा होती है। देखो जो लैक्ट वर्ड है, लैक्ट वर्ड का मतलब ये होता है, लैक्ट दूध के लिए वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो लैक्टोज शर्करा जो है उसी के होने से दूध मीठा लगता है। दूध का जो हल्का मीठापन है वो क्यों है? लैक्टोज शुगर के कारण, लैक्टोज शर्करा के कारण दूध में मिठास है, ठीक है। और दूध का सफेद रंग क्यों है? दूध का सफेद रंग कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति, इसको नोट कर लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूध में जो मिठास है वो क्यों है? तो दूध में मिठास जो है वो लैक्टोज नामक शर्करा के कारण है। और दूध का सफेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? तो दूध का सफेद रंग कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। किसके? कैसीन प्रोटीन के कारण। तो दूध का सफेद रंग कैसीन प्रोटीन। दूध का शर्करा मिठास क्यों है? लैक्टोज के कारण। अच्छा एक चीज और, दूध का हल्का पीला रंग क्यों होता है? देखो दूध बिल्कुल व्हाइट नहीं होता, व्हाइटनेस तो होती है लेकिन एक पीलेपन के साथ होती है। तो जो पीलापन होता है किसके कारण होता है? वो होता है बीटा कैरोटीन के कारण। याद रखना इसको कि दूध का जो पीला रंग होता है वो बीटा कैरोटीन के कारण होता है। तो अगर मैं कहूं सफेद रंग, जो सफेद धवल रंग है वो क्यों है? तो सफेद रंग है कैसीन प्रोटीन के कारण, और बीटा कैरोटीन के कारण कैसा है? हल्का पीला रंग। मिठास क्यों है? क्योंकि लैक्टोज शर्करा नाम की उसमें शुगर पाई जाती है दूध में,
ठीक है। अच्छा, दूध का देखिए, दूध क्या होता है, जैसे हम इंसान दूध पीता है तो दूध पचता कैसे है? दूध पचाने के लिए हमारे बॉडी में, इन मनुष्य की बॉडी में रेनिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। क्या? रेनिन नाम, रेनिन, याद रखना, रेनिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। अच्छा, ये सब इंपॉर्टेंट समझना कि रेनिन जो होता है ना वो बच्चों में मिलता है, वयस्क होने पर रेनिन की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए एक एज के बाद इंसानों को, मनुष्य को दूध पचना मुश्किल होता है, या पचेगा भी तो वो यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेनिन नाम का एंजाइम वयस्कों में नहीं पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, तो दूध को पचाने वाला एंजाइम क्या है? रेनिन। तो ये याद रखिएगा। दूध का मिठास क्यों है? लैक्टोज शर्करा के कारण। दूध का व्हाइट कलर क्यों है? कैसीन प्रोटीन के कारण। और दूध का पीला रंग, जो दूध का पीला रंग है वो किसके कारण है? बीटा कैरोटीन के कारण है। और दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन। यहां से कम 10 क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में बने हुए हैं, तो इसलिए इस चीज को आप नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं विटामिन की तरफ। ठीक है, इसको आप नोट करिए। अच्छा, आप ये चीज देखे होंगे, कभी कभी आप लोग दूध को अगर बाहर रख के भूल जाते हैं बर्तन में, तो आप देखते हैं कि दूध फट जाता है। कहते हैं ना कि दूध फट गया, या दही जैसा बन जाता है। आप देखते होंगे होता क्या है उसमें, होता देखिए उसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है एक। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो कि हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। जैसे हम यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, अनगिनत। अब वो घूम रहे हैं ऐसे, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से घूम रहा है। अब आपने दूध को रख दिया, अब क्या करेगा ये? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध में प्रवेश किया। अब दूध में क्या करता है ये? इसको डिस्टर्ब कर देगा। ठीक, और इसी के कारण दूध फट जाता है। तो किस बैक्टीरिया के कारण दूध फटता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। नोट कर लीजिए इसको, किस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये करता क्या है पता है? ये करता क्या है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, जो दूध में शुगर होती है ना, दूध की जो शुगर है, शुगर को क्या करता है? लैक्टिक एसिड में बदल देता है, लैक्टिक एसिड में बदल देता है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध में जो शुगर होती है उसको लैक्टिक एसिड में बदल देता है, इसलिए दूध खट्टा हो जाता है। खट्टा, खराब। नोट कर लो इसको। दूध क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, दूध क्या हो जाता है? खट्टा, खराब। अच्छा, आपने कभी देखा होगा, अब ये बैक्टीरिया जो होता है यही दूध से दही बनाने का कारण भी होता है। अगर आपको दूध से दही बनाना है तो इसी बैक्टीरिया के से वो संभव हो पाएगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। इसलिए आप देखते होंगे कभी कभी आप घर में देखते होंगे, जैसे कि मान लो किसी को दही दूध जमाना है और उसके पास अगर उसके पास, अब कैसे जमाएगा तो क्या करता है वो, पड़ोसी से क्या कहते हैं, बोलते हैं कि थोड़ा सा हमें अगर दही बची हो या दूध कुछ छाछ बचा हो दे दीजिए। क्यों? क्योंकि जो दही है या छाछ है उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पहले से मौजूद है, और उसको लाके अगर अपने आपने दूध में डाल दिया तो ये तो क्या करेगा? रात भर में बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाएगी
और बैक्टीरिया की संख्या बढ़ते ही क्या करेगा, वो दूध के शुगर को लैक्टिक एसिड में बदल देगा, और उसको दूध फट जाएगा या दूध दही में निर्मित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यही यूज है। और इसीलिए हम लोग पड़ोसियों से दही, या जिसको हम गांव में बोलते हैं जामन, कहते हैं ना कि जामन दे दो जरा, तो जामन वही होता है कि जो बचा हुआ दही या छाछ होती है, क्योंकि दही या छाछ में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, उसको जैसे दूध में डालते हैं वो पूरे दूध को, शुगर को लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है, और वो दही आगे दही में और अन्य चीजों में वो परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपने ये चीजें नोट कर ली होंगी। फिर अब हम चलेंगे विटामिन की तरफ। ठीक, अब हम चलेंगे विटामिन की तरफ। ठीक है, ये समझ में आया? दूध का जो रंग होता है सफेद क्यों होता है? कैसीन प्रोटीन के कारण। दूध में मिठास क्यों होती है? दूध में मिठास होती है लैक्टोज शर्करा के कारण। दूध में व्हाइट रंग क्यों होता है? कैसीन के कारण। पीला रंग क्यों होता है? बीटा कैरोटीन के कारण। ठीक, ऐसे याद रखिए, चीजों को याद रखेंगे तभी चीजें हो पाएंगे। और दूध को पचाने वाला वो क्या होता है? एंजाइम रेनिन। क्या होता है? रेनिन। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं विटामिन के बारे में। ठीक, हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। तो विटामिन जो शब्द है या ये जो अवधारणा है, ये किसने पेश की? तो सबसे पहले पोलैंड के वैज्ञानिक हैं, पोलैंड के वैज्ञानिक है, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। फंक, मिस्टर फंक जो हैं, इन्होंने ही, पता नहीं है, अभी थे आगे। ठीक है, पोलैंड के वैज्ञानिक फंक ने ये अवधारणा दी। किस चीज की? विटामिन की। याद रखना, कहाँ के वैज्ञानिक? पोलैंड के वैज्ञानिक पोलैंड के वैज्ञानिक फंक ने पहली बार विटामिन शब्द का प्रयोग किया और विटामिन की अवधारणा दी। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखना, विटामिन शब्द का प्रयोग किया और विटामिन की अवधारणा दी। तो अगर शब्द का प्रयोग पूछे तो कौन है? फंक। शब्द भी पूछता है तो कौन है? फंक। अगर शब्द कहे विटामिन कि वाइटामिन या विटामिन, किसने प्रयोग किया? तो फंक ने किया। अवधारणा किसने दी? फंक ने दी। नोट कर लिया आपने? अच्छा, अभी तक विटामिन का काम क्या होता है? जो हमारे मेटाबॉलिज्म का काम होता है ना, मेटाबॉलिज्म या उपापचयी, हिंदी में बोलते हैं उपापचयी प्रक्रियाएं, इनका रेगुलेशन करता है, का रेगुलेशन, नियंत्रण करता है। आपके मेटाबॉलिज्म को सही से चलाने के लिए रेगुलेशन का काम विटामिन करता है। अच्छा, अभी तक 20 विटामिन 20 अभी तक 20 विटामिन ज्ञात है लगभग। ठीक है, कितने ज्ञात हैं? 20 विटामिन। लिख लीजिए। अभी तक 20 विटामिन ज्ञात है।
ठीक है, जिसमें अगर इसको मैं दो श्रेणियों में बांटूं, दो देखो, एक होता है घुलनशीलता के आधार पर 20 विटामिन ज्ञात है। अब हमने देखा इसमें दो कैटेगरीज बन रही हैं। कैसी कैटेगरी बन रही हैं? कैटेगरी ऐसी बन रही है घुलनशीलता के आधार पर। किसके? घुलनशीलता के आधार पर। देखिए, जल में घुलनशील कुछ विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील है, ठीक है, और कुछ हैं जो वसा में घुलनशील है। तो एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो ये याद रखिएगा। तो जल में जो घुलनशील है वो विटामिन बी एंड सी है, और वसा में जो घुलनशील है वो है ए, डी, ई। लिख लीजिए, मैं बोलूंगा थोड़ा कम क्योंकि बोलने से खांसी आ रही है, तो मैं लिखने पे ज्यादा फोकस करूंगा। तो एक्सप्लेन मैं कर दूंगा, आप लोग चिंता ना करिए, बट थोड़ा बोलने से मुझे क्या कफ की प्रॉब्लम हो गई है, तबीयत सही नहीं है मेरी, तो मैं बोलने पे कम लेकिन लिख के एक्सप्लेन ज्यादा करूंगा, ठीक है। जल में घुलनशील बी एन सी, वसा में घुलनशील ए डी ई के, ठीक है, ये विटामिन है, विटामिन बी एन सी, विटामिन ए डी ई के, ठीक। तो ये कैटेगरी आप याद रखिएगा। किसने अवधारणा दी? वैज्ञानिक फंक हैं, पोलैंड के वैज्ञानिक हैं, शब्द भी उन्होंने दिया था। 20 विटामिन अभी तक लगभग ज्ञात हो चुके हैं। घुलनशीलता के आधार पर दो श्रेणियां बनती हैं, जल में घुलनशील बीसी, वसा में घुलनशील एडीईके, ठीक। यहां तक हो गया। अब देखते हैं कौन सा विटामिन विटामिन है और किसकी कमी से क्या रोग होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। और विटामिनों के नाम क्या क्या और भी हैं उनको भी हम जानेंगे, क्योंकि क्या होता है कई बार ना उनके नाम पूछ लेता है, जैसे विटामिन डी का क्या नाम है और के वैज्ञानिक नाम क्या है, विटामिन सी का वैज्ञानिक और क्या नाम है, विटामिन ए को और क्या बोलते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हमें देखिए पॉइंट ऑफ क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमें उसी को देख के हमें अपना रास्ता बनाना है, ठीक है। तो हम चलते हैं विटामिन और उनसे व्युत्पन्न रोगों के बारे में। विटामिन नोट करते जाइएगा, कमी से उत्पन्न रोग। ठीक है, विटामिन, हर विटामिन अपने आप में एक महत्वपूर्ण तत्व है हमारे बॉडी के लिए। अगर किसी विटामिन की डिफिशियंसी होती है तो फिर उससे कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में उससे रिलेटेड रोग देखने को मिलेगा। जैसे आप बहुत फेमस जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी का रोग हो जाता है, आंखों की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे अपने पास ए बी सी डी ई के ऐसे करीब करीब 8-10 विटामिन की सीरीज है, जिससे रिलेटेड क्या डिजीज होती है एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो हमें वो बिल्कुल याद रख लेने हैं एक चार्ट बना के कि किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। नोट करते जाइए आप। विटामिन ए, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है तो पता ही है, रतौंधी। आंखों की बीमारी है। विटामिन बी, मैं थोड़ा बोलूंगा कम क्योंकि बोलने से खांसी आ रही है, क्लास में डिस्टरबेंस होगा, एक्सप्लेन कर दूंगा जहां जरूरत पड़ेगी आपको। विटामिन बी, बेरी बेरी रोग होता है एक। विटामिन सी,
अच्छा, ये दोनों चीज याद रखना, मैंने आपको बताया था ये दोनों जल में घुलते हैं, ध्यान रखना। बाकी सारे वसा में घुलते हैं, लेकिन ये दोनों केवल हैं ऐसे जो जल में घुलते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि कौन से ऐसे दो विटामिन हैं जो केवल जल में घुलते हैं। नोट करना इसको। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा? इसकी कमी से होता है रिकेट्स, जो हड्डी का रोग होता है ना, हड्डी में टेढ़ापन, ऐसे डिजीज इसकी कमी से होते हैं। ठीक है। रिकेट्स को सूखा भी कहते हैं, सूखा रोग। रिकेट्स को हिंदी में सूखा रोग भी बोलते हैं, बच्चों में होता है। ठीक है। विटामिन ए, रतौंधी का रोग। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये तो हो गया डिजीज का। इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे विटामिन ए है तो इसका, इस विटामिन ए को एक नाम और दिया गया है, उसका नाम है रेटिनॉल। तो कभी एग्जाम में पूछ ले, दोनों चीज दे सकता है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी का रोग, रेटिनॉल की कमी से क्या होता है। तो रेटिनॉल विटामिन ए को ही बोलते हैं, याद रखना। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए रेटिनॉल शब्द का प्रयोग कर सकता है। ठीक, तो रेटिनॉल हो गया या विटामिन ए हो गया, सेम ही। इसको आप नोट करिए चारों को। फिर हम आपको आगे बताते हैं विटामिन ई की कमी के कारण क्या होता है। इसे आप यहां नोट करिए, यहां लिख लेते हैं विटामिन ई की कमी। आप उधर नोट करिए, मैं इधर बना रहा हूं। विटामिन ई की कमी से रोग होता है जनन क्षमता, जनन क्षमता से जुड़ा रोग। जो फर्टिलाइजेशन होता है तो उससे रिलेटेड रोग हो जाता है विटामिन ई की कमी से, याद रखना। जनन क्षमता से जुड़ा रोग। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जो नहीं जमता ना, वो विटामिन के की कमी से होता है। रक्त का थक्का न जमना। देखिए एग्जाम में ना ऐसे ही एक लाइन में दे देगा सारे विटामिन, एक तरफ दे देगा रोग और कह देगा आपस में मिलाओ। तो ऐसे में आपको ये याद रहना चाहिए, ए से कौन सा, बी से कौन सा, सी से कौन सा रोग, डी नहीं, डी की कमी से क्या, विटामिन ई की कमी से क्या, विटामिन के की कमी से क्या। ठीक है, आप ये 6 विटामिन के याद रख लीजिए। उसके बाद बी में भी कैटेगराइज है, तो मैं बी में बताऊंगा कि कौन कौन से हैं। पहले आप इसे 6 को नोट कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा, इनके नाम, विटामिन ए का नाम होगा रेटिनॉल, ये B1 है। अभी बी के बारे में डिटेल में बताएंगे, अभी ये केवल B1 को देखिए। इसको बोलते हैं थायमीन। क्या बोलते हैं? थायमीन। सी को बोलते हैं, विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। ये सब इसके नाम है, याद रखना। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड,
और विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। देखिए क्या है ना, एग्जाम में दोनों चीजें पूछी जाती हैं। एक तो कमी से रोग कौन सा आ रहा है ये भी पूछा जाता है, और कभी कभी क्या करता है सीधा बोल दे देगा नाम और बोल देगा कैल्सीफेरॉल किस विटामिन को कहते हैं, तो ये भी याद रखना है। और इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। अभी जब ये लेक्चर खत्म होगा और मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये और कितनी बार ये पूछा गया है। ये हो गया टोकोफेरॉल, लिख लीजिए इसको। विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन बी1 को थायमीन, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल और लास्ट हमारा बचा कौन सा? विटामिन के। इसको बोलते हैं नेफ्थोक्विनोन। इसका नाम थोड़ा सा अलग है, नेफ्थोक्विनोन। याद रखना, ये नाम आपको एकदम याद रहने चाहिए, ठीक है ना। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी1 थायमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के नेफ्थोक्विनोन। ये एकदम नाम याद रखने चाहिए। इसको आप लोग अपने लगा लीजिए क्योंकि एग्जाम में सीधा आएगा ना, उसमें वहां आप दिमाग नहीं लगा पाओगे, वहां आपको याद रहना चाहिए फैक्ट, ठीक है। आप रोगों के बारे में देख लिए, एक बार स्नैप ले लीजिए। फिर मैं विटामिन बी के बारे में चलता हूँ स्पेशली, क्योंकि इसके अपने खुद टाइप है। एक बार ले लीजिए, फिर मैं चलता हूँ विटामिन बी की तरफ। B2, B3, B4, B7। उम्मीद है कि आपने ये नोट कर लिया होगा। अच्छा, उधर का आप नोट करिए, इधर से मैं मिटा के तब से। विटामिन बी की कैटेगराइजेशन देखो क्या होता है। बाकी सब विटामिन में केवल वही है, जैसे विटामिन ए है तो विटामिन ए है, विटामिन डी है तो विटामिन डी है। विटामिन बी में कई कैटेगरी है, तो हमें उसे देखना पड़ेगा। विटामिन कमी से रोग, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, B1, B2, B3, B5, B7, B9 एंड B12। इसको यहाँ नहीं, ज्यादा नीचे हो जाएगा। B12 को हम आगे कर लेंगे, ठीक है। ठीक, लिख लीजिए। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B6 भी है, B6 फिर B7, ठीक है। B1, B2, B3, B5, B6, B7। B1 को क्या बोलते हैं? थायमीन बोलते हैं। B2 को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। याद रखना, राइबोफ्लेविन, ठीक। B2 क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। B3 को बोलते हैं नियासिन। क्या बोलते हैं? नियासिन, याद रखना। B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन। और B5 को क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक। देखो 5 है ना, तो पेंटो, याद रखना, पेंटोथेनिक अम्ल। अभी हम रोग भी बताएंगे। पेंटोथेनिक अम्ल। B1 को क्या बोलते हैं? थायमीन। B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। B3 को बोलते हैं नियासिन।
B5 को बोलते हैं पेंटाथेनिक और B6 को बोलते हैं पायराडिक्सिन। क्या बोलते हैं? पायराडिक्सिन, पायराडिक्सिन बोलते हैं B6 को। ठीक, B6 क्या बोलते हैं? पायराडिक्सिन। और B7 को बोलते हैं बायोटीन। B7 को बोलते हैं बायोटीन और B9 को बोलते हैं फॉलिक एसिड। आपने इसका नाम बहुत सुना होगा, फॉलिक एसिड। लिख लीजिए। B1 को थायमीन, B2 को राइबोफ्लाविन, B3 को नियासिन, B5 को पेंटोथेनिक, B6 को पायराडिक्सिन, B7 को बायोटीन, B9 को फॉलिक एसिड और B12 को बोलते हैं साइनाकोबालामीन। क्या बोलते हैं? B12 को क्या बोलते हैं? साइनाकोबालामीन। B12 साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन याद रखना। ठीक, अच्छा, फॉलिक एसिड की गोलियां कब खाई जाती हैं? जब हमें ब्लड की कमी, रक्त अल्पता की स्थिति होती तब हम खाते हैं ना। तो ये आप तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? ब्लड की कमी हो जाती है। ये हो गया। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? बेरी बेरी रोग। इसकी कमी से कौन सा रोग? बेरी बेरी। और B2 की कमी से कौन सा? किलोसिस। याद रखना, किलोसिस रोग हो जाता है। ठीक है। B1 को थायमीन, B2 को राइबोफ्लाविन, B3 को नियासिन, B5 को पेंटोथेनिक, B6 को पायराडिक्सिन, B7 को बायोटीन, B9 को फोलिक एसिड जिसकी कमी से ब्लड की कमी हो जाती है, साइनोकोबालामिन B12। लिख लीजिए। B2 की कमी से किलोसिस और B3 की कमी से पेलाग्रा। पेलाग्रा जो रोग होता है वो B3 की कमी से होता है। B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। और B5 की कमी से स्किन रिलेटेड डिजीज होती है, ध्यान रखना, चर्म रोग। अगर थायमीन की कमी से बेरी बेरी, राइबोफ्लाविन की कमी से किलोसिस रोग हो जाता है, नियासिन से पेलाग्रा हो जाता है, पेंटोथेनिक से या B5 की कमी से चर्म रोग हो जाता है। ठीक। B9 की कमी से रक्त की कमी हो जाती है, रक्त तल्पता इसे बोलते हैं, रक्त तल्पता मतलब रक्त की कमी। ठीक है। अच्छा, इन सब से भी कहीं ना कहीं चर्म रोग ये थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट है, बस याद रखना इससे भी चर्म रोग वगैरह भी होता है। B6, B7 इन सब से चर्म रोग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ठीक है। बालों का झड़ना, बालों का झड़ना जो होता है B7 की कमी से होता है, ध्यान रखना। ठीक, ये हो गया फॉलिक एसिड से रक्त अल्पता। अच्छा, B12 से जो घातक रक्त अल्पता होती है वो B12 की कमी से होती है। घातक रक्त अल्पता वो B12 की कमी से होती है। तो यहाँ पे ऐसे हम इस प्रकार से हमने देखा तो हमने ये देखा कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।
ठीक है, ये हो गया। यहाँ इस प्रकार से हमने क्या देखा, जितने भी विटामिन थे और उनकी डिफिशियंसी से कैसे कैसे रोग होते हैं। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे हम अब ये देखेंगे कि किन चीजों में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किन चीजों से क्या क्या रोग होता है, किन की कमी से क्या क्या रोग होता है, ये हमने देखा है। अब इससे क्या है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बना हुआ है, हम उस पर डिस्कशन करेंगे कि अभी तक एग्जाम में कैसे क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, उससे हमें आइडिया लगेगा कि हमने जो पढ़ा है उसकी दिशा कितनी सही है या नहीं। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने PYQ पर, देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन आया हुआ है अभी तक और हम उसको सॉल्व करने की स्थिति में हैं या नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, इससे हर एग्जाम में, देखिए इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला सबसे देखिए UPPCS 2012 क्वेश्चन है, फंक ने किसका आविष्कार किया था। तो मैंने आपको क्या बताया, फंक ने किसका आविष्कार किया, फंक ने विटामिन का आविष्कार किया। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर कह रहा है कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, क्या कह रहा है, कौन सा आहार मानव शरीर में ऊतकों की वृद्धि के लिए। अब देखो ऊतकों की वृद्धि करने का मतलब क्या है, यहाँ पे निर्माण की बात कर रहा है कि शरीर का निर्माण की सामग्री, और शरीर के निर्माण की सामग्री क्या होती है, प्रोटीन। प्रोटीन, और इसमें ऑप्शन दे रखा है पोषक तत्व प्रदान करता है। पहला है फल, दूसरा है सब्जियां, तीसरा ये मिठाई, चौथा है पनीर। ऑप्शन क्या होगा, पनीर, क्योंकि पनीर में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, पनीर। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। ये UPRO क्वेश्चन है, सहायक आहार का कारक, सहायक आहार कारक किसको कहा जाता है। तो ये जो है शब्द लिया गया है, ये विटामिन को कहा जाता है। क्या, सहायक आहार। ठीक है, तो आहार जो हम भोजन लेते हैं उसका सहायक होता है कौन, विटामिन। ये आप याद रखिएगा, सहायक आहार। अब देखिए क्वेश्चन कितना बना हुआ है इससे। कह रहा है UPPCS 2002 का कौन सा विटामिन उसकी कमी वाला रोग है। अब देखिए ऑप्शन में दे रहा है कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल, देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि जरूरी नहीं कि विटामिन A, B, C बोले, नहीं। अब यहाँ पे बोल दिया कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल कौन सा है, मैंने यहाँ नोट कराया था ना, विटामिन D को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल किसको बोलते हैं, विटामिन D को, विटामिन D को। तो इसकी कमी से क्या होता है, जो कि रिकेट्स रोग होता है, हड्डियों की अस्थिरूपता जिसको बोल सकते हो। तो अगर आपको ये नाम याद रहे तो आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज अगर आप केवल विटामिन D याद करके घूम रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा वहां। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन है
कि सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, तो सर्वाधिक विटामिन सी जो होता है, देखिए अगर ऑप्शन में दे आंवला है तो आंवला सबसे ज्यादा विटामिन सी का होता है। स्रोत जो होता है विटामिन सी का, स्रोत में कौन सा होता है? आंवला। जितने सिट्रस फ्रूट होंगे ना, संतरा, नींबू, ठीक है, जितने सिट्रस फ्रूट होंगे वो विटामिन सी के बहुत बड़े अच्छे स्रोत माने जाते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में कहीं मिर्च दे रखा हो और ये फ्रूट्स ना दे रखे हो तो आप फिर मिर्च को भी लगा देना, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आया हुआ है कि मटर दे दिया, कुमड़ा दे दिया और मिर्च दे दिया, तो वहां मिर्च बेटर होगा विटामिन के सोर्स के रूप में। ठीक है, बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या पूछा है बीपीएससी में? पूछा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। मैंने आपको बताया था विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा है, आप लोग बताइए कौन सा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है? अब बताइए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, ये क्वेश्चन सीधा नहीं आया है, थोड़ा घुमा के आया है। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता अर्थात स्टोर नहीं होता? बताइए आप लोग, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता? देखिए मैंने आपको क्या बताया था, विटामिन बी और सी क्या होते हैं? जल में घुलनशील, बताया था। अब अगर बी और सी जल में घुलनशील होंगे तो जैसे आप पानी पियोगे, पानी में घुलेंगे और पानी में घुल के फिर आप क्या करोगे? मूत्र विसर्जन, यूरिन पास करोगे, और जैसे ही आप यूरिन पास करोगे ये बाहर, तो कहीं ना कहीं इसका स्टोर नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन में एक दे रखा है सी, तो सी आंसर होगा। जो वसा में घुलनशील होगा वो स्टोर होगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है ये। आपका क्वेश्चन आया है यूपी आरओ 2014। कब आया है? यूपी आरओ 2014। ठीक, अच्छा एक चीज विटामिन सी का, एक बढ़िया चीज याद रखना कि विटामिन सी जो होता है ना, विटामिन सी लोहे के लौह के आयरन के अवशोषण में मदद करता है। तो अगर आपके अंदर विटामिन सी की कमी है तो आगे आपको खून की कमी हो सकती है। क्यों? क्योंकि विटामिन सी नहीं होगा तो आपका बॉडी आयरन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। आयरन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो इन फ्यूचर आपको क्या होगा? एनीमिया के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा आयरन की वजह से एनीमिया होने का क्या है? आयरन की कमी से एनीमिया क्यों हो जाती है? क्योंकि आयरन में क्या होता है, आयरन से ही बनता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन आप जानते हैं किसके बिना रक्त का वो है नहीं। हीमोग्लोबिन उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इस हीमोग्लोबिन बनेगा नहीं तो रक्त की कमी हो जाएगी। ठीक, कह रहा है विटामिन डी का स्रोत है, तो आप पता है, आप सब जानते हैं विटामिन डी का स्रोत क्या है? सूर्य के प्रकाश की किरणें। विटामिन डी सूर्य का प्रकाश। अगर ऑप्शन में दिया है सूर्य का प्रकाश, नींबू, संतरा, काजू, तो सूर्य का प्रकाश क्या होगा आपका? विटामिन डी का सोर्स होगा। क्या रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? यह यूपी पीसीएस में 2 बार और उत्तराखंड में 1 बार पूछा गया है। रक्त का थक्का बनाने, मैंने आपको क्या बताया था? विटामिन के। यस, आइए क्वेश्चन फिर बोल दे इसी को बदल के, रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? तो रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? रुधिर स्कंदन कह लो, थक्का कह लो, एक ही बात है, ये शब्द बस चेंज है, ध्यान रखना। रुधिर स्कंदन कह लो या थक्का कह लो, एक ही शब्द है, विटामिन के।
और क्वेश्चन देख लो आप। फिर से एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, सूर्य की किरणों का कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। ठीक। विटामिन डी की अल्पता से रोग क्या होगा? विटामिन डी की अल्पता से हड्डी का रोग होगा। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, ये सब चीजें। कह रहा है कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। किसका नाम है? कैल्सिफेरॉल। तो कैल्सिफेरॉल किसका नाम था? विटामिन डी का। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन में। एक देखिए, ये क्वेश्चन कम से कम 5 बार आया हुआ है। रतौंधी किनकी कमी के कारण होता है? तो आपको पता है रतौंधी का जो रोग है, रतौंधी मतलब समझते हो क्या? रतौंधी मतलब होता है नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखना कम हो जाता है। रतौंधी तो किसकी कमी कारण होता है? ए की कमी के कारण। अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो रतौंधी हो जाएगा आपको। और इसके लिए क्या कहते हैं? हम पपीता वगैरह खाते हैं, जो हमारे येलो फ्रूट्स होते हैं उनको खाते हैं, जिससे हमारे बॉडी में विटामिन ए निर्मित हो सके। विटामिन ए किसमें पाया जाता है? विटामिन ए से जितने भी, देखो बता दो, जितने भी नारंगी टाइप के फल या सब्जियां दिखे, जैसे गाजर, ठीक है, पपीता, तो ये सब क्या है? इसमें विटामिन ए पाया जाता है। इसमें जो बताऊं, इसमें क्या होता है? इसमें जो कलर होता है ना, ये बीटा कैरोटीन का होता है। यही बीटा कैरोटीन परिवर्तित होकर विटामिन ए का निर्माण करता है। ठीक। अच्छा, विटामिन ई की कमी से हमने क्या बताया था? विटामिन ई की कमी से हमने बताया था कौन सा रोग? जनन क्षमता से संबंधित रोग। और उसका स्रोत क्या होता है? तो विटामिन ई का स्रोत होता है गेहूं अंकुर का तेल, अंकुरित गेहूं का तेल। इसको लिख लीजिए, विटामिन ई का स्रोत। विटामिन ई का स्रोत क्या होता है? विटामिन ई का स्रोत होता है अंकुरित गेहूं का तेल। विटामिन ई का स्रोत होता है अंकुरित गेहूं का तेल। ठीक। और क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज पूछ रहा है, किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो देखो, जो हमारे शरीर में क्या होता है ना, विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में, कुछ विटामिन को छोड़ दें, जैसे डी, के और B12, इनको अगर हम छोड़ दें तो इसके अलावा जितने विटामिन हैं वो हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं। तो कौन से हमारे बॉडी में संश्लेषित होते हैं? इसको आप नोट कर लीजिए, विटामिन डी, के और B12, ये तो हमारे शरीर में बनते हैं, संश्लेषित होते हैं शरीर में, अन्य नहीं, अन्य नहीं। तो अगर कहे कि, अगर ऑप्शन में दे कि प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम, विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, किसका नहीं होता? तो विटामिन ए का। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, मैं पूछा है सिंपल बीपीएससी में कि साइनाकोबालामिन क्या है? यूबीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, साइनाकोबालामिन क्या है? मैंने आपको बताया था कि B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामिन। ठीक है, साइनोकोबालामिन। अच्छा, इस नाम से आप पकड़िएगा, साइनोकोबालामिन नाम से क्या मालूम पड़ता है? साइनोकोबालामिन, देखिए मैं इसको आपको यहाँ नोट कर दे रहा हूं। एक चीज याद रखना, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन जो होता है, देखो इसमें कोबाल वर्ड है ना, कोबाल, तो याद रखना कि इसमें कोबाल्ट तत्व पाया जाता है, कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। ये याद रखना कि कोबाल्ट तत्व किस विटामिन में पाया जाता है, तो वो कौन सा है? विटामिन B12।
किसमें पाया जाता है? विटामिन B12। याद रखिए इसको, नोट कर लीजिए। साइनाकोबालामीन जिसको बोलते हैं विटामिन B12, उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? उसमें पाया जाता है कोबाल्ट। कौन सा तत्व पाया जाता है? कोबाल्ट। ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, कि कोबाल्ट तत्व किस विटामिन में पाया जाता है? तो सीधा विटामिन B12। ठीक, अब एक क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, उसमें विटामिन ए की, और ऐसा रीजन क्या दे रहा है? उसमें विटामिन ए की कमी होगी। देखो ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि रतौंधी, हरी सब्जी खाना बंद कर तो रतौंधी हो ही जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए और वो विटामिन ए की चीजें खा रहा है तो उसको रतौंधी नहीं होगी फिर। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। और दूसरा कह रहा है विटामिन ए की कमी हो जाएगी। हाँ, निश्चित रूप से कमी हो सकती है। ठीक है, अब फिर कह रहा है, एक यूपीसीएस 2016 का क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कौन सी धातु मौजूद है? पहला वही क्वेश्चन, विटामिन B12 में कौन सी धातु मौजूद है? तो कौन सी धातु मौजूद है? कोबाल्ट तत्व। कोई दिक्कत? विटामिन B12 किसमें, कौन सा तत्व मौजूद है? कोबाल्ट तत्व। ठीक, कि अब फिर एक क्वेश्चन आया, वो किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। साइनाकोबालामीन किसको बोलते हैं? विटामिन B12। इसी पे 4 क्वेश्चन पूछ लिया, देखिए, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, थायमीन किसे कहते हैं? थायमीन मैंने आपको बताया था, थायमीन बोलते हैं विटामिन B1 को। ठीक, तो याद रखिएगा, विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमीन। तो क्वेश्चन पूछा है थायमीन क्या है? तो थायमीन क्या है? विटामिन B1। विटामिन B1 क्या है? थायमीन। देखते क्वेश्चन हो गया। फिर एक है उत्तराखंड का क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन है। अब मैंने आपको क्या बताया था? 2 कैटेगरी, ये वाले हैं जल और ये है वसा। ये जल में घुलते हैं, ये वसा में घुलते हैं। ठीक, तो इसमें इसका क्वेश्चन दिया है, जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन A, D, C, E, तो C है। फिर एक क्वेश्चन आया, पानी में घुलनशील कौन से हैं? तो आपको पता है कि B, विटामिन B and C पानी में घुलनशील। कई बार क्वेश्चन आया हुआ, याद रखना, आप छूटना नहीं चाहिए, ये लिख लो इसको। जल में घुलनशील BC, वसा में घुलनशील ADEK। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है, स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। कौन सा विटामिन ऐसा है? इसको आप नोट कर लीजिए, स्पेशली ये बिल्कुल डिफरेंट है। स्वप्न को याद रखने में विटामिन B6 सहायक होता है। ठीक, स्वप्न को, देखो क्वेश्चन कराने से क्या फायदा मिलता है पता है? अगर कोई एक आध फैक्ट छूटा भी है तो उसको हम कवर कर लेते हैं। स्वप्न को याद रखने में सहायक विटामिन B6, इसका नाम क्या था? पायरिडिक्सिन। नाम याद है ना? पायरिडिक्सिन, विटामिन B6। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए कैसे बना, देखिए कैसे क्वेश्चन आता है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये यूपीपीसीएस 2015 का क्वेश्चन है। अब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। देखिए, स्वप्नों को याद रखने में कौन सा मदद करता है? विटामिन B6। क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 2015। क्या है क्वेश्चन? एक तरफ दे दिया विटामिन C, फोलिक एसिड, ठीक, 1, 2, 3, फिर क्या दिया है? विटामिन A एंड B1, विटामिन A और विटामिन B1। अब मैच द कॉलम कराना है, कौन कौन सा डिजीज है? रतौंधी, बेरी, रतौंधी, बेरी, रक्त अल्पता,
एक और रोग है स्कर्वी। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसा क्वेश्चन है यूपीसीएस 2015 का। अब आपको मैंने क्या बताया था, विटामिन सी, फॉलिक एसिड क्या है, ये क्या है, विटामिन B9 जिसको बोलते थे, B9 है। इसकी कमी से क्या होता है, रक्ताल्पता, तो ये इससे मैच कर जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, रात वाला रतौंधी रोग, ये हो गया। B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग। चारों मैच कर गए। ऐसा ही क्वेश्चन कम से कम 3-4 बार ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे, आपको याद रखना है और सीधा सही से मिलान करना है। ठीक, अब चलते हैं हम आगे अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछा है, अच्छा देखिए, अब टफ बनाना है क्वेश्चन को, तो क्या किया पता है, विटामिन की जगह इसके जो नाम है कि रेटिफिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, फॉलिक एसिड और रेटिनॉल, थायमीन, ऐसे नाम दे दिया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, साइनोकोबालामीन एंड पायरिडिक्सिन। ठीक है, अब देखो रेटिनॉल क्या है, विटामिन ए, टोकोफेरॉल क्या है, विटामिन ई, साइनोकोबालामीन क्या है, विटामिन B12 और पायरिडिक्सिन क्या है, विटामिन B6। तो रेटिनॉल की कमी से क्या होगा, रेटिनॉल कमी से आंख का रोग होगा। टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई है, उससे क्या होगा, बंधता का, जनन क्षमता का। साइनोकोबालामीन क्या मैंने बताया था, घातक रक्तअल्पता का कारण होता है, घातक रक्तअल्पता का कारण। और पायरिडिक्सिन, जो पायरिडिक्सिन होगा वो लास्ट बचा, वो उसमें दिया गया है मानसिक व्याधि का। तो जो B6 है वो मानसिक व्याधि का। मानसिक रोग का कारण बनता है पायरिडिक्सिन। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ऐसा एक बार IAS 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए क्या दिया है, IAS 2014 का क्वेश्चन है। आप अगर सही से तैयारी करेंगे तो क्वेश्चन कहीं का नहीं रुकने वाला हो, चाहे IAS का हो और चाहे कहीं का हो। UPSC 2014 क्या क्वेश्चन है, विटामिन सी, डी और ई। ठीक है, विटामिन सी, डी और विटामिन ई। अब कह रहा है, इसे दे दिया है स्कर्वी, ये रोग है, रिकेट्स, रात्रि अंधता। रात्रि अंधता का मतलब क्या, रतौंधी ही है। ठीक, अब कह रहा है कि कौन से जो मैच है, कौन से पेयर है जो सही है। अब देखो, विटामिन सी स्कर्वी सही है, विटामिन डी रिकेट्स सही है, विटामिन ई रक्तअंधता सही है, नहीं। विटामिन ई क्या है, टोकोफेरॉल, क्या करता है ये, क्या है ये, बंधता से रिलेटेड है, बंधता, तो ये गलत हो गया। आंसर क्या हो गया, बस 2 सही है। ऑप्शन देख लीजिए, इसके 1 और 2 हो गया। यूपीएससी का क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया। ऐसी चीजें आपको याद रहेंगी, कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो यहां पे हमने करीब करीब जो क्वेश्चन हमारे थे विटामिन वाले, वो हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। ठीक, अच्छा कुछ क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। कह रहा है कि दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है, तो मैंने आपको क्या बताया था, दूध के खराब होने का कारण क्या था, दूध का खराब होने का कारण है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कौन सा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2005 में, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्या है,
छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया हुआ है, दूध के खराब होने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है। अच्छा, एक चीज यूपी पीसीएस में पूछा है 2014 में, दूध में कौन सा सैकेराइड मिलता है, अर्थात कौन सा शर्करा मिलती है? तो मैंने आपको बताया था कौन शर्करा मिलती है, लैक्टोज। यस। दूध में मिठास किस कारण होता है, ये यूपी पीसीएस 2007 में आया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए वो जो लैक्टोज नामक शर्करा होती है उसी के कारण दूध में मिठास होती है। और एक क्वेश्चन है, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो मैंने आपको बताया था कि दूध में जो शर्करा होती है उसको ब्रेक कौन करता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसको एसिड बदलते हैं, इसलिए वो खट्टा हो जाता है। ठीक है। तो लगभग हमने यहाँ पे क्वेश्चन विटामिन से रिलेटेड जो थे सॉल्व कर लिए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा है, दूध का सफेद रंग, तो मैंने आपको बताया था दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? कैसीन नामक प्रोटीन के कारण। किसके? कैसीन नामक प्रोटीन के कारण दूध का सफेद रंग, दूध सफेद रंग क्यों होता है? कैसीन प्रोटीन। और पीला रंग बीटा कैरोटीन। हल्का पीला रंग क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, यूपी में, राजस्थान में, झारखंड में पूछा गया है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, दूध को पचाने के लिए, यूपीएससी क्वेश्चन है, देखिए, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? ठीक है। तो इसमें 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष दिया है। इसकी विलुप्ति का जो समय होता है वो 6 से 15 वर्ष के बीच होता है। मतलब 2 से 3 साल का जैसे बच्चा होता है ना, रेनिन धीरे धीरे विलुप्त होने लगता है, और 6 से 15 तक जाते जाते पूर्णतः विलुप्त हो जाता है। ठीक। तो इसमें आप 6 से 15 वर्ष में आप डाल सकते हैं, विलुप्त हो जाते, पूरी तरह विलुप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो 8 वर्ष वाला समय है मुझे लगता है मोर करेक्ट होगा। और फिर एक क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? तो दुग्ध प्रोटीन को, इसकी जो प्रोटीन होती है इसको पचाता कौन है? रेनिन। रेनिन नाम का एंजाइम इसे पचा देता है। ठीक है। फिर से पूछा यूपीएससी में, दूध का धवल रंग किसके कारण होता है? तो दूध का धवल रंग कैसीन के कारण होता है। और फिर एक पूछा है कि कौन सा क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। आप ये दूध का नोट कर लीजिए। इस प्रकार से हमने देखा विटामिन और उससे होने वाली डिजीज। उसके बाद हमने ये देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चन उससे बनते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही आपको देखिए, जब भी किसी टॉपिक को पढ़े आप पहले उस टॉपिक को स्टडी किए, स्टडी करने के बाद आपने क्या किया, फिर उसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आपने सॉल्व किया। क्योंकि सॉल्व करने से क्या फायदा मिलता है पता है? कि एक तो कुछ चीजें जो फैक्चुअली नहीं पता होंगी वो पता होंगी, और जो चीजें आपने पढ़ी हैं वो रिवाइज हो जाएंगी। तो क्वेश्चन को क्या कहते हैं, प्रैक्टिस करने का सबसे बड़ा रीजन यही है, जिससे कि आपका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो जाए। जैसे अभी कुछ क्वेश्चन अभी इसमें और बचे हैं, आप उसको मैं आपको जल्दी जल्दी करा देता हूं। देखिए, एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन है
यूपीपीसीएस 2011 का कह रहा है कि मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में किसकी कमी के कारण। अच्छा बताओ, कह रहा है कि क्वेश्चन है कि मानव शरीर बहुत धीमी वृद्धि कर रहा है। किसकी कमी के कारण। तो आपको पता है कि वृद्धि किसकी कमी के कारण होता है। जो वृद्धि होती है बॉडी की किसके कारण होता है, प्रोटीन के। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोटीन। तो प्रोटीन एक ऐसा तत्व है, प्रोटीन ही है जो क्या करता है, मानव शरीर के निर्माण का पदार्थ है। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए सीधा यूपीपीसीएस जीआईसी 2010 का है। देखिए B1, B2, B6, B12। अब देखिए अब कह रहा है कि इसको मिलाना है आपको। ठीक है, तो B1 को क्या बोलते हैं, अब इसमें दे दिया है कोबालामीन, और दूसरा दे रहा है कैल्सीफेरॉल। ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, देखना कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या कैल्सीफेरॉल, फिर दे रहा है रिबोफ्लेविन, और दे रखा है थायमीन। ठीक है, और दे रखा है पायरिडिक्सिन। अब ये कह रहा है मिलाइए आप इसको। ठीक है, ये यूपीपीसीएस 2010 का क्वेश्चन है, जीआईसी लेक्चरर में आया हुआ है। अब इसको आप मिलाइए, किससे क्या मिलेगा। B1 को क्या बोलते हैं, B1 को क्या बोला जाता है, थायमीन। B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। चल नहीं रहा है। B1 को क्या बोलते हैं, थायमीन। B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। और B6 को क्या बोलते हैं, पायरिडिक्सिन। और B12 को क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामीन या कोबालामीन। तो यहां पे हमने देखा यूपीपीसीएस जीआईसी 2010 का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। आपको ये नाम बिल्कुल याद रहने चाहिए, वहां याद नहीं रहेगा तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। देखिए क्वेश्चन और है यूपी अपर डिविजनल असिस्टेंस का है। इसमें देखिए क्या क्वेश्चन दे रहा है, प्रैक्टिस। देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस में करा दूंगा ना तो आपका क्या होगा ना, एग्जाम में फिर कभी गड़बड़ होगा नहीं आपका। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, विटामिन B1, B2, B6 और विटामिन C। अब देखिए क्वेश्चन है ये यूपी UDA का, ये कब का आया क्वेश्चन है, 2010 का, मेंस का क्वेश्चन है। अब पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, रेटिनॉल। दूसरा दे रखा है राइबोफ्लेविन और राइबोफ्लेविन, क्या है, रिबोफ्लेविन। और तीसरा दे रखा है नियासिन, और चौथा दे रखा है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अब देखो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखो B1 को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं, नहीं, ये विटामिन A है, तो ये गलत हो गया। B6 को क्या बोलते हैं, B6 को नियासिन बोलते हैं, नहीं, पायरिडिक्सिन बोलते हैं, तो ये गलत हो गया। विटामिन C को क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल, नहीं, ये विटामिन D को बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। बचा क्या, विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। ठीक हो गया सॉल्व। तो ऐसी चीजें आपको जब याद रहेंगी तो ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप बिल्कुल इसे याद रखिए। फिर कह रहा है पपीते में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है, पपीते में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो मुख्य देखो, पपीता में विटामिन A तो पाया जाता ही है, पपीता में A तो पाया जाता है, बट मुख्यतः अगर कहेगा तो वो है C।
याद रखना, पपीते में विटामिन ए तो पाया जाता है, बट मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो मुख्यतः विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक यूपीएससी का क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं। देखिए ये अप्लाइड है, ठीक है, ये फैक्चुअल नहीं है, ये अप्लाइड है, ये आईएएस का क्वेश्चन है। कह रहा है बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं। तो पहला कह रहा है वो कम मोटा होता है, वह कम मोटा होता है। दूसरा कह रहा है उसमें रोगों को प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है। तीसरा कह रहा है उसमें विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं। चौथा कह रहा है उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है। माँ का दूध, देखो जो माँ का दूध बोलते हैं ना, कि जो मदर का मिल्क होता है वो बिल्कुल बैलेंस डाइट होती है बच्चे के लिए, और जो आप बाहर से देते हो ना उसमें चीजें सही बैलेंस नहीं होती, उसमें गड़बड़ होता है। तो अगर वो बैलेंस लेगा तो क्या होगा, वो सही, उसकी जो उसका बैलेंस होगा उसकी बॉडी का बढ़िया होगा, तो वो मोटा नहीं होगा, अर्थात वो छरहरा बदन का होगा, सही होगा, तो वो कम मोटा रहता है, सही है। रोगों को प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी रहती है, ये बात सच है। माँ का दूध पीने से जो होती है इम्यून पावर बच्चे की बेहतर होती है। विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उसमें बैलेंस डाइट होता है। फिर चौथा, असामान्य वृद्धि नहीं, असामान्य नहीं होगा, सामान्य वृद्धि होगा, क्योंकि उसने बिल्कुल प्रोपोर्शनल में जो नेचर देती है मदर के दूध में न्यूट्रिशन, वो बिल्कुल बैलेंस देती है, तो वहां पे गड़बड़ नहीं हो पाता है। तो ये क्वेश्चन यहां से ये सॉल्व होता है। ठीक, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि विटामिन डी के सर्जन में कौन पाया जाता है। तो आपको पता है विटामिन डी क्या है, विटामिन डी क्या है, कैल्सिफेरॉल। तो ये हो गया। तो लगभग हमने, अच्छा एक क्वेश्चन है यूपीएससी का, कह रहा है कि पोषण से कुपोषण क्या होता है। देख ये जान लीजिए, कुपोषण का मतलब क्या है, पोषण का बैलेंस बिगड़ना ही कुपोषण है। अगर पोषण बहुत ज्यादा हो गया, अति, तो भी वो कुपोषण है। कम हो गया तो वो भी कुपोषण है। ध्यान रखना, अगर कभी कह दे कि बहुत ज्यादा पोषण मिल गया किसी को, खा खा के वो एकदम मतलब चीजें बढ़ गई, फैट बढ़ता गया उसका, तो वो भी क्या है, कुपोषण ही है। तो कुपोषण का अर्थ क्या होता है, अगर पोषण गड़बड़ हो गया तो वो कुपोषण कहलाएगा। ऑप्शन यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, कह रहा है किसे कुपोषण कहा जाता है। एक होता है अति पोषण, एक होता है अल्प पोषण, एक होता है असंतुलित पोषण। तो तीनों ही कुपोषण कहलाते हैं। ध्यान रखना, मेल न्यूट्रिशन क्या होगा, जब न्यूट्रिशन आपका ज्यादा हो जाए तो भी, न्यूट्रिशन कम हो जाए तो भी, और न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा हो जाए, बैलेंस बिगड़ जाए उसका, तो भी। ठीक, तो इस प्रकार से हमने विटामिन, वो जो न्यूट्रिशन वाला चैप्टर था हमने वो कंप्लीट किया, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए थे हमने लगभग सारे डिस्कस कर लिए। यूपी में, बिहार में, झारखंड में, सब हमने डिस्कस किया। आप लोग बिल्कुल इसी प्रकार से इस लेक्चर को एक बार देखिए, और जितने क्वेश्चन मैंने डिस्कस कराए लगभग सारे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस के, आप उसको एक बार रिवाइज करिए और पूरी मेहनत से करिए। मैं बता रहा हूँ इससे 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में मिलना तय है, क्योंकि ये विटामिन वाला चैप्टर आयोग का फेवरेट चैप्टर है। आप हर साल देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन आता है। और जो मैंने याद कराया था, कैल्सिफेरॉल, कोबालामिन, रेबोफ्लाविन, थायमिन, पैराडिक्सिन, ये सब याद करके जाना, वहां पे दिमाग घुमा देगा ये सब सारे शब्द। ऐसे कठिन वर्ड है, पैराडिक्सिन, थायमिन, तो ये सब याद करके जाना। जो मैंने नोट कराया आज व्हाइट बोर्ड पे, पूरा याद करके जाइए, आप लोग समझ के जाइए। और नहीं समझ में आ रहा, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको वहां आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार हम आज के लेक्चर को ही विराम देते हैं। और लेक्चर में थोड़ी मेरी तबीयत गड़बड़ थी, अगर उसकी वजह से कुछ परेशानी आई हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपको। और आप लोग पूरी मेहनत से लगे रहिए, एग्जाम सामने है, बिल्कुल फोकस को खोना नहीं है, बिल्कुल पूरी मेहनत से लग जाइए। तो ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।